हेलो दोस्तों, मैं अक्षय आप सबका स्वागत करता हूँ आप सबके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग गुरु पे। तो जैसे कि अपने वीडियो की थंबनेल देख चुके हैं, वहाँ पे हम आज बात करने वाले थे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम टैक्स और रेसिडेंशियल स्टेटस या एग्जेम्प्ट इनकम के ऊपर जो MCQ आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। जैसे कि आप सबके एग्ज़ाम जस्ट चालू हुई है, जैसे मैं नागपुर यूनिवर्सिटी के लिए वीडियो स्पेसिफिकली बना रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे इनकम टैक्स सब्जेक्ट होता है और अदर भी यूनिवर्सिटी में होता है। तो ये वीडियो उन सब लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होगा जिन स्टूडेंट को इनकम टैक्स नाम का ये सब्जेक्ट आता है। यहाँ पे हम 100 MCQ कंप्लीट करने वाले हैं। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि 100 MCQ कंप्लीट करने के लिए मुझे भी खुद को ज़्यादा ही टाइम लगेगा। हम 1 बाय 1 हम MCQ बनाना क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप देख पा रहे होंगे तो मेरे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो बोलता है इनकम टैक्स इज इम्पोज्ड बाय, कि इनकम टैक्स कौन इम्पोज करता है। तो हमारा ऑप्शन दिया है स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या बोथ गवर्नमेंट या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो आपको याद रखना है कि जो इनकम टैक्स जो होता है उसको कंपोज करने का काम जो होता है वो किसका होता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। दूसरा बोला है पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू लेवी टैक्स ऑन इनकम अदर देन। पार्लियामेंट के पास पावर है, बोलता है किस चीज़ का पावर है कि वो टैक्स लगा सकती है, लेकिन अदर देन मतलब किसके ऊपर टैक्स नहीं लगा सकती। तो मैं आपको बता दूं जो पार्लियामेंट होती है वो एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स नहीं लगा सकती, बाकी सभी इनकम के ऊपर क्या लगा सकते हैं, वो टैक्स लगा सकती है। तो ये पार्लियामेंट का क्या है, पावर है। और एक लिमिटेशन है बोल सकते हो आप कि एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लगता, बाकी सभी इनकम के ऊपर टैक्स लगता है। मैंने ये नहीं बोला कि एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर कभी टैक्स नहीं लगता, एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स लगता है, लेकिन जो पार्लियामेंट है उसके पास ओनली पावर है कि वो टैक्स लगा सकती है किसी और चीज़ के ऊपर, एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर नहीं लगा सकती। वो पावर किसी और गवर्नमेंट के पास है, जो मैं आगे आपको बता दूंगा किसी पॉइंट के साथ। थर्ड नंबर पे चलते हैं। तो हमारे पास लिखा है विच ऑफ यूनियन लिस्ट गिव्स द पावर टू पार्लियामेंट टू द लेवी द टैक्स ऑन इनकम। पार्लियामेंट को जो पावर मिली है तो वो कौन सी यूनियन लिस्ट में दी गई है। तीन लिस्ट होती है हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में, उन लिस्ट में से एक यूनियन लिस्ट होती है। तो उस यूनियन लिस्ट का आपको नंबर बताना है जिससे क्या मिला है, पार्लियामेंट को ये पावर मिला है कि वो इनकम के ऊपर क्या लगा सके, टैक्स लगा सके। इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा कि जो हमारी एंट्री नंबर 82 ऑफ लिस्ट 1 to 7 शेड्यूल, ये जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन की वो लिस्ट है जो पावर देती है, किसको पावर देती है, तो पार्लियामेंट को पावर देती है कि वो क्या कर सके, टैक्स कलेक्ट कर सके। आगे हम बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है फोर्थ नंबर पे, जस्ट लाइक वेट, ये आ गया। तो बोलता है हमारे पास कि हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया। जो हाईएस्ट अथॉरिटी है मतलब इनकम टैक्स में जो एक आप मान के चले सीक्वेंस बनाते, तो हायर एडमिनिस्ट्रेशन पे कौन होगा। तो हायर एडमिनिस्ट्रेशन पर हमेशा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए जो होती है वो होता है हमारा CBT, इसे बुलाते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ये आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं। आगे हमारे पास लिखा है इनकम टैक्स एक्ट 1961 अप्लाइड। जो इनकम टैक्स एक्ट है 1961 वो कहाँ अप्लाइड होता है, तो होल ऑफ इंडिया पे अप्लाइड होता है। होल ऑफ इंडिया एक्सक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर में होता है, ओनली महाराष्ट्र में होता है, या फिर ऑल ऑफ द अबाव में होता है। तो सिंपल पहली बात ये, तो आपको एक बात बता दूं, ये जो पॉइंट नंबर क्या है, बी है, इसका क्लेरिफिकेशन सुन लो आप। जब आपको पता है जम्मू कश्मीर में धारा मतलब आर्टिकल 370 था, तब हमारे बहुत सारे लॉ जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते थे, लेकिन जैसे ये 360 हटाया गया जम्मू कश्मीर से, तब हमारे इंडियन लॉ जम्मू कश्मीर में क्या होते हैं, लागू होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो है वो होल इंडिया पे क्या होता है, अप्लाइड होता है, मतलब पूरे इंडिया के ऊपर ये लगता है। आगे हम बात करते हैं 6 नंबर पे, बोलता है द बेसिक सोर्स ऑफ इनकम टैक्स लॉ इज। जो बेसिक सोर्स ऑफ इनकम टैक्स लॉ है वो क्या है,
तो सिंपल है इसका आंसर। जो हमारा लॉ है वो हमारा इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो है वो बेसिक सोर्स है। मतलब इस एक्ट के बिना हम इनकम टैक्स की जो फर्दर प्रोसेस होती है वो आगे हम नहीं बढ़ा सकते। आगे लिखा है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, इनकम टैक्स एक्ट केम इनटू फोर्स। इनकम टैक्स एक्ट कब फोर्स में आया, मतलब ये कब से लागू हुआ। तो आपको ये डेट याद रखनी पड़ेगी, 1/4/1962 से क्या हुआ है, लागू हुआ है। आपको जब हमारा इनकम टैक्स एक्ट है वो है हमारा 1961, आपको याद रखना है हमारा इनकम टैक्स एक्ट कौन सा है, 1961 है। लेकिन वो जो लागू हुआ ना वो कब लागू हुआ है, तो 1 अप्रैल 1962 को हुआ है, 1962 को हुआ है। आगे देखते हैं हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया है वो बोलता है इनकम टैक्स एट सेक्शन। इनकम टैक्स में कितने सेक्शंस है, तो हमारे इनकम टैक्स में टोटल मिला के जो सेक्शंस है वो है हमारे 298 हमारे इनकम टैक्स में 298 सेक्शंस है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो बोलता है इनकम टैक्स एक्ट कंटेन शेड्यूल्स। तो इसमें हमारे कुल मिलाकर 14 क्या बनते हैं, शेड्यूल बनते हैं। तो ये हमारा 14 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आपको बात क्या याद रखनी है कि इनकम टैक्स एक्ट में हमारी 298 सेक्शंस है और 14 क्या है, हमारे शेड्यूल्स है। जैसे इसका आंसर आ जाएगा डी और इसका आंसर आ जाएगा हमारा ए। आई थिंक आपको ये बात क्लियर हो गई होंगी। हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारे पास क्वेश्चन है ये 10th नंबर पर। 10th नंबर वाला क्वेश्चन क्या बोलता है, प्रोविजो ड्यू। अब ये प्रोविजो एक वर्ड है कि एक किस टू द मेन पर्पस, इसका क्या है, ये जो प्रोविज़न बनाया जाता है, ये जो टैक्सेशन का सिस्टम, इसका मेन पर्पस क्या है। तो इसका जो मेन पर्सन होता है, जो प्रोविजो जो वर्ड होता है, इसका मीनिंग जो होता है ना वो होता है एग्जम्पशंस। क्या होता है, एग्जम्पशंस। मतलब जैसे क्या बताता हूँ मैं आपको, लॉ में कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ किए गए हैं जो एक्चुअली किसी एक पर्टिकुलर मीनिंग को डिनोट करते हैं। तो ये जो प्रोविज़ो है उसका भी एक मीनिंग है, वो क्या है, एक्सेप्शन है। तो ये मेन प्रोविज़न होता है। तो आप ये बात थोड़ा याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, बोलता है एक्सप्लेनेशन गिव टू द मेन प्रोविज़न। जो एक्सप्लेनेशन गिवन होता है टू मेन प्रोविज़न, तो एक्सप्लेनेशन जो वर्ड आता है ना वो एक्सप्लेनेशन आता है आपके क्लेरिफिकेशन को लेकर। किसको लेके, कभी कभी किसी चीज़ में डाउट होता है तो हम उसमें क्या डाल देते हैं, एक एक्सप्लेनेशन डाल देते हैं। तो एक्सप्लेनेशन डालने का जो रीज़न होता है ना वो क्या होता है, हमारा क्लेरिफिकेशन। जैसे 10 वाले में देखिए, अगर हम कोई प्रोविज़न बना रहे कि ये चीज़ यहाँ लागू नहीं होंगी तो ये प्रोविज़न हुआ। तो ये जो प्रोविज़न होता है वो एक्सेप्शन को बनाता है, इसीलिए प्रोविज़ो बुलाते हैं, जो एक्सेप्शन को लेके होता है। बट हम बोलता है ये लागू हुआ है, क्यों हुआ है, उसका एक रीज़न भी बता दिया मैंने, मतलब उसको एक्सप्लेन कर दिया। तो एक्सप्लेन करने के पीछे का रीज़न क्या था, टू क्लियरिटी, क्लियरिफिकेशन देना। तो ये बात आपको याद रखनी है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आया है, बोलता है पार्ट 1 ऑफ द शेड्यूल 1 of the Finance Act 2018 give the rate of income tax for assessment year। ये जो AY होता है वो होता है हमारा असेसमेंट ईयर। सो आपको एक थोड़ी सी बात समझनी पड़ेगी। जैसे कि हमारे पास फाइनेंस एक्ट कौन सा है, यहाँ पे 2019 है। जो फाइनेंस एक्ट होता है वही हमारा प्रीवियस ईयर होता है। क्या होता है, हमारा प्रीवियस ईयर होता है। तो हमारा जो असेसमेंट ईयर होगा उसके आगे वाला साल होगा, मतलब आगे वाला साल मतलब क्या, 18 के बाद आएगा हमारा कौन सा, 19-20। क्या आएगा, 19-20। अगर यही क्वेश्चन ऐसे पूछते, अगर यहाँ मैं ले लूँ 2022 ले लो, हमारा फाइनेंस बिल कब का देंगे, 2022 का। तो जो हमारा असेसमेंट ईयर होगा ना वो होगा हमारा 23 और 24। क्या हो जाएगा, 23 और 24। अगर यही हमारा फाइनेंस बिल, अगर यही हमारा फाइनेंस बिल क्या हो जाए, अगर ये फाइनेंस बिल की जो डेट है यहाँ 2018 लिखा है, अगर 2021 हो जाए ना तो जो हमारा ये असेसमेंट ईयर होगा ना उसका आंसर क्या हो जाएगा, 2022 और 2023। आपको ये बात याद रखनी चाहिए। सो फिलहाल हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर बनता है, अगर हमारा फाइनेंस एक्ट 2018 का है तो उसका असेसमेंट ईयर जो होगा वो होगा 19-20 हो जाएगा। ये हो गया हमारा कौन सा, 12वें नंबर का। आगे हम बढ़ते हैं 13 नंबर पर। तो लिखा है फाइनेंस बिल केम्स टू द फाइनेंस एक्ट व्हेन इट इज़ पास्ड। जो फाइनेंस बिल होता है वो फाइनेंस एक्ट कब होता है, तो कब बनता है, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। ये तो नॉर्मली सब लोगों को पता होना चाहिए कि जब बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट्स,
मतलब लोकसभा और राज्यसभा अगर ये दोनों क्या करते हैं, उस बिल को पास करते हैं और जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वो साइन करते हैं, तो वो उस दिन से क्या बन जाता है, हमारा फाइनेंस एक्ट बन जाता है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, मतलब लोकसभा और साइन बाय प्रेसिडेंट। तब अगर कोई बिल है, मान के चलिए बिल है, तो अगर ये बिल क्या होता है, हमारा लोकसभा और राज्यसभा से क्या हो जाए, लोकसभा और राज्यसभा से पास हो जाए और प्रेसिडेंट इसके ऊपर क्या कर दे, हमारे साइन कर दे, तो वो फाइनेंस बिल उस दिन से क्या बन जाता है, हमारा फाइनेंस का एक्ट बन जाता है। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होंगी। आगे हम बढ़ते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर कौन सा आ रहा है, 14 आ रहा है। तो 14 क्वेश्चन है, पार्ट 2 ऑफ द शेड्यूल 1 of Finance Act 2018 give the tax rate deduction of source for प्रीवियस ईयर। जो प्रीवियस ईयर होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो हमारा क्या होगा कि फाइनेंस एक्ट में जो हमारा जस्ट लाइक, एक मिनट इसके ऑप्शन देख लेते हैं हम। आई थिंक इसके ऑप्शंस हमारे पास नहीं है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, कोई बात नहीं, मैं इसको ऐसे ही बता देता हूँ आपको। ये जो फाइनेंस एक्ट का है, जो ये 2018 का है, तो इसका जो प्रीवियस ईयर होगा ना, वो सेम ईयर होता है। कौन सा, 18 और 19, ये हमारा क्या होता है, प्रीवियस ईयर। जिस साल हम इनकम को कमाते हैं वो हमारा क्या होता है, प्रीवियस ईयर, और जिस साल हम उसके ऊपर टैक्स पे करते हैं वो हमारा क्या होता है, असेसमेंट ईयर। तो इसमें असेसमेंट ईयर हमने 19-20 लिखे थे, तो ये प्रीवियस ईयर क्या होगा, 18-19 हो जाएगा। फिलहाल एज सच इसके मैंने ऑप्शन नहीं लिखा हो, आपको थोड़ा सा कंसिडर करना पड़ेगा इस बात को। आगे बढ़ते हैं हम 15 नंबर की तरफ। किसके तरफ, 15 नंबर पर। तो यहाँ पे हमारे पास है, पार्ट ऑफ शेड्यूल 1 ऑफ द फाइनेंस एक्ट 2018 गिव्स द एडवांस टैक्स पेएबल फॉर असेसमेंट ईयर। तो अगर एडवांस टैक्स क्या होता है यहाँ पे, पेएबल होता है, उस समय हमारा असेसमेंट ईयर क्या होगा। तो सिंपल है, हमारा असेसमेंट ईयर मैंने आपको पहले ही बता दिया। अगर फाइनेंस एक्ट हमारा 2018 का है, कब का है, 2018 का है, तो हमारा असेसमेंट ईयर क्या होगा, 19-20 होगा। उसके बाद हम बात करते हैं, नोटिफिकेशन इशूड बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस आर ब्लाइंडिंग ऑन। किसके ऊपर ये ब्लाइंडिंग ऑन होते हैं, मतलब कौन इनको लगाता है, मतलब इशू करता है, तो किसके ऊपर लगाते हैं। ये जो नोटिफिकेशन होते हैं वो बार बार टाइम पे कौन देती है, सीबीटी देती है, मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स देती है। तो ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। तो ये दो लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होता है, एक होता है असीसी जो टैक्स भरता है, और एक होता है इनकम टैक्स अथॉरिटी। ये जो नोटिफिकेशन होती है इन दोनों डिपार्टमेंट के क्या आते हैं, मतलब एक तो टैक्स डिपार्टमेंट के काम में आते हैं, और जो बंदा टैक्स भरता है उसे हम असीसी बुलाते हैं, ये उसके भी काम आते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, बोथ ऑफ द अबाव। ये दोनों के दोनों हमारे क्या होंगे, सही आंसर होंगे। तो सर्कुलर इशूड बाय सीबीटी आर ब्लाइंडिंग ऑन। ये जो सर्कुलर होते हैं वो किसके लिए होते हैं, तो ये जो सर्कुलर होते हैं ना, ओनली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए होते हैं। नोटिफिकेशन किसके लिए होता है, तो असीसी के लिए भी होता है और इनकम टैक्स अथॉरिटी के लिए भी होता है। लेकिन जो सर्कुलर होता है ना, वो ओनली किसके लिए होता है, बस सीबीटी के लिए, मतलब इनकम टैक्स अथॉरिटी के लिए होता है। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। 19 में अगर हम जाते हैं तो हमारे पास यहाँ आया है, जो सर्कुलर आर इशूड बाय द सीबीटी टू द स्कोप एंड मीनिंग ऑफ द प्रोविजंस ऑफ लॉ। तो ये क्या करते हैं, ये जो सर्कुलर्स होते हैं, वो सर्कुलर देने का जो रीज़न होता है ना, वो होता है क्लियरिटी ऑफ द डाउट्स। मतलब अगर किसी को किसी प्रोविज़न से रिलेटेड कोई डाउट्स आ जाता है, या फिर बहुत सारी असेसी जो होते हैं कॉमन मिस्टेक कर रहे हैं, और ऐसी बात किसको पता चल जाए, सीबीटी को, मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स को पता चल जाती है, तो वो क्या करते हैं, एक क्लियरिटी ऑफ डाउट्स, मतलब कि जो भी डाउट्स आ रहा है उसके क्लियरिफिकेशन के लिए क्या करवा देते हैं, वो एक सर्कुलर क्या करवा देते हैं, इश्यू करा देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लिखा है 19 नंबर पर, एज पर द सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 असेसी मीन्स, ये पर्सन। अब असीसी का मतलब बताया है इसने, तो असीसी का मतलब मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया। असीसी का मतलब होता है जो इंसान क्या करता है, टैक्स का पेमेंट करता है। तो हमारे पास कुछ ऑप्शन है, बाय हुम एनी टैक्स आर अदर सम ऑफ मनी इज पेएबल। अगर कोई इंसान क्या देता है, अगेंस्ट हुम प्रोसीडिंग हैज़ बीन टेकन अंडर द एक्ट एंड अ पर्सन इज डीम्ड टू बी असेसी इन डिफ़ॉल्ट। मतलब ये जो पूरी डेफिनेशन है वो काय की है, एक असेसी की डेफिनेशन है कि असेसी नहीं, या तो टैक्स देना चाहिए, सम ऑफ मनी देना चाहिए, अंडर दिस एक्ट देना चाहिए, मतलब हमारे इनकम टैक्स एक्ट 1961 के हिसाब से देना चाहिए, और या तो असेसी डीम्ड असेसी होना चाहिए, या तो डिफ़ॉल्ट
एसएससी भी हो सकता है। अब ये डीम्ड एसएससी क्या होता है, डिफ़ॉल्ट एसएससी क्या होता है, ये ऑलरेडी मैंने आपको बता चुका हूँ। आपको मैं एक प्लेलिस्ट की लिस्ट दे दूंगा जहाँ पे इन सब वर्ड का मीनिंग आपको दिया है। अब वहाँ से क्या कर सकते हो, आप एक बार चेक कर सकते हो। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर कौन सा, 20। तो हमारे पास 20 नंबर में क्या लिखा है तो हम पढ़ते हैं। तो बोलता है ये पर्सन इंक्लूड, ये पर्सन में क्या इंक्लूड किया जाता है। तो मैं आपको बता दूँ देयर इज़ 7 टाइप्स ऑफ पर्सन, कि इंडिविजुअल हो गया, एचएफ हो गया, फर्म हो गया, कंपनी हो गया, एओपी हो गया, बीओआई हो गया, लोकल अथॉरिटी हो गया, एंड जुडिशियल पर्सन हो गया, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। तो ये टोटल मिला के कितने होते हैं हमारे, 7 होते हैं। मैं आपको यहाँ पे कुछ और भी बातें लिख देता हूँ पर्सन के रिगार्डिंग। सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट ये बताता है कि कितने तरीके के क्या होते हैं, सेक्शन होते हैं, मतलब पर्सन्स होते हैं। तो हमारे पर्सन में ये सब के सब क्या आ जाएंगे, इंक्लूड हो जाएंगे। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ द। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे। तो बोलता है एवरी असेसी इज ए पर्सन, एवरी पर्सन इज, देखो बोलता है कि एवरी असेसी इज ए पर्सन, जो जितने भी असेसी है वो क्या है, पर्सन है। पर बोलता है एवरी पर्सन आल्सो एन असेसी एंड नॉट टू बी असेसी, ये एक लाइन है जिसका आपको क्लियर कराना है। तो देखिए जो असेसी है, जो टैक्स देता है वो एक इंसान होगा, हाँ होगा, बट एवरी पर्सन जो हर एक इंसान है, नॉट टू बी एन असेसी, बट वो हर एक इंसान क्या नहीं हो सकता, असेसी नहीं हो सकता। देखो टैक्स भरने वाला एक चीज़ पर्सन की कैटेगरी में जाएगा, लेकिन हर पर्सन क्या टैक्स भरता है, नहीं भरता। तो मैं एवरी पर्सन नीड नॉट टू बी असेसी, मतलब जैसे अगर मैं टैक्स नहीं भरता तो मैं असेसी नहीं हुआ ना। तो ये बात यहाँ लिखिए। नेक्स्ट बोलता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 में कि हमारे पास आया है कि द टर्म पर्सन इंक्लूड, पर्सन में क्या क्या आता है। तो रजिस्टर्ड फर्म आता है या अनरजिस्टर्ड फर्म आता है, या बोथ या नन ऑफ द अबाव। सो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, तो आपको याद रखना है। हमने पर्सन में एक चीज़ देखे थे फर्म, तो फर्म में भी 2 टाइप होते हैं। अगर जिसका रजिस्ट्रेशन किया गया है वो रजिस्टर्ड फर्म कहलाएगा, और जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया गया है वो हमारा क्या कहलाएगा, अनरजिस्टर्ड फर्म कहलाएगा। तो फर्म पर्सन में हम दोनों तरीके के फर्म को कंसिडर करते हैं, इसलिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट हमारे पास लिखा है एसोसिएशन ऑफ पर्सन कंसिस्ट, जहाँ बहुत सारे पर्सन क्या होते हैं, एसोसिएट होते हैं, उसको हम क्या बुलाते हैं। तो जो हमारा इसका आंसर आएगा वो होगा हमारा कि कंसिस्ट। एक्चुअली क्वेश्चन ये है एसोसिएशन ऑफ पर्सन कंसिस्ट ऑफ, इसमें क्या आता है, एनी काइंड ऑफ पर्सन। एसोसिएशन ऑफ पर्सन मतलब होता है सिंपल, जो लोग किसी एसोसिएशन का पार्ट बनना चाहते हैं वो आके क्या करते हैं, उस एसोसिएशन का पार्ट बन जाते हैं। तो एनी काइंड ऑफ पर्सन इसमें आ जाता है। आगे हम बढ़ते हैं, थोड़ा सा मैं इसको स्क्रॉल कर लेता हूँ। सो ये हमने इसको स्क्रॉल कर दे कहाँ तक, 28 तक। हम आगे बढ़ेंगे, 24 में जाएंगे। 24 में बोलता है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल कंसिस्ट, जो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स है उनमें क्या क्या आता है। तो सिंपल है, जैसे पर्सन, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स में जैसे कि ये आया था हमारा, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स में हमने क्या किए थे, एनी काइंड ऑफ पर्सन। तो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स में ओनली किसको कंसिडर करते हैं, इंडिविजुअल्स को क्या किया जाता है, कंसिडर किया जाता है। मतलब बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स में ओनली इंडिविजुअल आएंगे, ना कि कंपनी आएंगे, ना ही अदर देन पर्सन आएंगे, या एनी काइंड ऑफ पर्सन नहीं आ सकता। ओनली कौन आते हैं, इंडिविजुअल्स आते हैं। इंडिविजुअल्स मतलब राम श्याम सीता गीता हमारे जैसे लोग। आगे लिखा है हमारे पास क्वेश्चन नंबर कौन सा, 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा है एज पर द सेक्शन 2 सेक्शन 31, ये काय की सेक्शन है आप बताइए मुझे। तो ये पर्सन का सेक्शन है जिसमें आपको पहले ही बता दिया। फॉलोइंग इज नॉट बी इंक्लूडेड टू द डेफिनेशन। सो इसमें कौन सा नहीं आता, बोलता है डेफिनेशन का पार्ट नहीं होता है। सो इसमें इंडिविजुअल तो आया था, एचयूएफ तो आया था, कंपनी तो आया था, लेकिन क्या नहीं आया था, हमारा माइनर नहीं आया था। ऊपर में हमने बात किए थे, और पर्सन क्यों लेके मैंने वीडियो तो बनाया हूँ, और आई थिंक आप उन वीडियो को सबसे पहले देखिएगा, उसके बाद इस वीडियो को आगे देखिएगा, तो आपको जो क्लियरिटी मिलेंगी ना वो बहुत अच्छी मिलेंगी। सो दैट इज द थिंग। आगे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 था, क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास ऑप्शन नहीं थे, तो एक्चुअली उसके ऑप्शन इधर है, और उसका सही ऑप्शन होता है 2018-19। जैसे मैंने आपको पहले बताया, जो 14वें नंबर का क्वेश्चन था ना, एक्चुअली इसके ऑप्शन कहाँ चले गए हैं, यहाँ पे चले गए, तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा आप। आगे हम बढ़ते हैं, हमारे पास आया है क्वेश्चन नंबर 16। बोलता है ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज अ लीगली इंटाइटल्ड टू मैनेज एंड कंट्रोल ए म्युनिसिपल फंड इज टैक्सेबल इन द स्टेटस ऑफ। जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होगा उसको टैक्स देना पड़ता है, तो किस हेड के अंदर आएगा, क्या वो इंडिविजुअल है,
क्या वो एओपी है, मतलब एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, क्या वो लोकल अथॉरिटी है, या फिर वो एक आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है। सो इसका जो सही आंसर होगा ना वो आप बता सकते हो आप मुझे। म्यूनसिपल पार्टी जो होंगी तो एक क्या होती है, लोकल अथॉरिटी होती है जो एक छोटे से लिमिटेड एरिया में क्या करती है, फंक्शन होती है। तो इसको टैक्स देना पड़ेगा इस हेड के अंदर। नेक्स्ट जो हमारे पास है कौन सा, सब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 पर। तो यहाँ पे हमारे पास लिखा है कि ए एंड बी आर लीगल हायर्स ऑफ सी। जो ए एंड बी है वो सी के क्या है, लीगल हायर्स है। आफ्टर डेट ऑफ सी, अगर सी की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, बी एंड ए एंड बी कैरी ऑन हिज बिजनेस विदाउट अर्निंग, सॉरी विदाउट इंटरिंग इनटू ए पार्टनरशिप, व्हाट इज देयर स्टेटस। मान के चलो ए एंड बी जो थे क्या थे, सी के क्या थे, लीगल हायर्स थे, मतलब जो उत्तराधिकारी होते हैं वो थे। ए एन कौन था, बी था। जैसे ही सी की डेथ हो जाती है तो ए बी उसकी बिजनेस को क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, लेकिन वो क्या नहीं बनाते, अपना पार्टनरशिप नहीं बनाते। तो उस समय में इनका लीगल स्टेटस क्या होगा, मतलब उस समय ये क्या कहलाएंगे। तो उस समय अगर पार्टनरशिप फॉर्म नहीं बना है तो ये पार्टनरशिप या फॉर्म नहीं बनेगा, ये दोनों तो बिल्कुल नहीं बनेगा, और ये कंपनी भी नहीं बन सकता। तो इस सिचुएशन में बनता है वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन, क्योंकि दो लोग मिलकर क्या कर रहे हैं, एक बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन उनमें कोई पार्टनरशिप या लीगल बॉन्डिंग नहीं हुई है। वैसे ही हमारे पास जो डेफिनेशन है सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 में, तो जब इनकम को डिफाइन किया गया है, किसको डिफाइन किया गया है, इनकम को डिफाइन किया गया है, तो वहाँ एक डेफिनेशन में एक वर्ड यूज़ किया है जिससे क्वेश्चन बनता है। तो वहाँ वर्डिंग यूज़ किया जाता है इंक्लूसिव, कि इनकम के अंदर हम इन बातों को क्या किया जाता है, इंक्लूड करते हैं, ऐसा वहाँ मेंशन किया गया है। सो ये बातें हमारी हो गई, हमारे कितने क्वेश्चन हो गए, 28 क्वेश्चन हो गए। आई थिंक मुझे लगता है आपको ये 28 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे क्या पूछ सकते हो, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या फिर आप मुझे मेरे जो सोशल मीडिया हैंडल्स है आप उनके ऊपर भी मेरे से क्या कर सकते हो, बात कर सकते हो। सो अभी हम आगे बढ़ेंगे। तो हमने 28 क्वेश्चन तो कर लिए, हम आगे बढ़ते अभी 29वें क्वेश्चन पर। मैंने थोड़ा ब्रेक ले लिया था क्योंकि 28 क्वेश्चन को मैंने कंटिन्यूली बोला था। सो अभी मैं आगे बढ़ता हूँ 29 नंबर के क्वेश्चन से। सो 29 नंबर का जो क्वेश्चन था वो हमारा है, बोलता है ये डोमेस्टिक कंपनी मीन्स, डोमेस्टिक का मतलब आप समझते हो, घरेलू, तो किसको हम डोमेस्टिक कंपनी बोलेंगे। सो अगर आपने डेफिनेशन पढ़े होंगे, जैसे मैंने आपको कंपनी के बारे में जो बताया पर्सन्स में, तो उसमें मैंने कंपनी के अंदर आने वाली डोमेस्टिक कंपनी और फॉरेन कंपनी के बारे में, दोनों के बारे में बताया। तो मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि अगर ऐसी कोई कंपनी है जो इंडिया में काम करती है तो हमारी वो डोमेस्टिक कंपनी कहलाती है, और कोई कंपनी जो काम करती है इंडिया के बाहर करती है वो क्या कहलाती है, हमारी फॉरेन कंपनी। सो तो ओनली लिखा है पहला, डोमेस्टिक कंपनी मीन्स ये इंडियन कंपनी है ओनली, नहीं। डोमेस्टिक कंपनी का मतलब ये नहीं होता कि वो इंडियन कंपनी हो, कुछ और भी बातें मैटर करती है। दूसरा लिखा है तो ये इसका सही आंसर नहीं होना चाहिए, बहुत इंडियन कंपनी एंड फॉरेन कंपनी। अरे फॉरेन कंपनी आ गया तो डोमेस्टिक कंपनी कहाँ से बनेगा, कुछ और भी बातें होनी चाहिए उसके साथ साथ, तो ये भी नहीं होगा। बहुत इंडियन कंपनी एंड ये फॉरेन कंपनी हैविंग बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया, ये थोड़ा पॉइंट ठीक है, थोड़े हद तक ठीक है, पूरा पूरा ठीक नहीं है अभी भी। हाँ, एक तो इंडियन कंपनी मतलब डोमेस्टिक कंपनी तो बन गई, एंड फॉरेन कंपनी हैविंग बिजनेस कनेक्शन विद इंडिया, बट ऐसी ही कंपनी है जो क्या है, फॉरेन में काम करती है पर उसका बिजनेस कनेक्शन किससे है, इंडिया से है। तो बहुत सारे केसेस में ये भी हमारी डोमेस्टिक कंपनी बनती है। लेकिन इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होता है वो हमारा होता है ऑप्शन नंबर डी, both Indian company and a foreign company which has been made prescribed arrangement for declaration and the payment of the dividends in India out of income chargeable to the income tax of इंडिया। मतलब अगर ऐसी कोई कंपनी है जो इंडिया की हो या फॉरेन की हो, लेकिन वो कमिटेबल है इनकम टैक्स देने के लिए, कहाँ पे, इंडिया में डिक्लेयर करती है कि वो इंडिया में क्या देंगी, इनकम टैक्स देंगी, उसी कंपनी को हम क्या बुलाते हैं, डोमेस्टिक कंपनी बुलाते हैं। सो ये एक सुटेबल डेफिनेशन है, आपको ये याद रखनी पड़ेंगी। आगे बोलता है इनकम इंक्लूड्स द फॉलोइंग टाइप्स, इनकम किसको इंक्लूड करते हैं, तो मैं ये बहुत बार स्टूडेंट को बताते जाता हूँ, बेटा इनकम टैक्स में जो इनकम आती है ना वो लीगल हो या इलीगल हो, दोनों ही हम क्या मान लेते हैं, इनकम मानते हो, और हम दोनों के ऊपर ही क्या लगाते हैं,
टैक्स लगाते हैं। सो ये लीगल और इलीगल ये दोनों क्या हो जाएंगे, हमारा बोथ ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। ये दोनों तरीके की इनकम आती है। इनकम अंडर सेक्शन 224 इंक्लूड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, हमारी इनकम की डेफिनेशन का क्या है, एक सेक्शन है। सो इसमें बताया गया है कि इनकम में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की जाती है। तो ऐसे ही है, हमारे पास क्या इंक्लूड किया जाता है तो ये हमें पता होना चाहिए। तो लिखा है प्रॉफिट ऑफ एनी बिजनेस कैरीड ऑन बाय ए पर्सन। अगर कोई इंसान क्या करता है, कोई एक बिजनेस करता है, वो जिससे पैसा कमाता है उसे इनकम बोलते हैं। तो अंडर सेक्शन 24 में ये मेंशन है। ये नोट्स आपके पास अवेलेबल करवा दूंगा मैं कि इनकम की डेफिनेशन क्या है। तो ये पहला पॉइंट तो सही है, ये इंक्लूड होता है। एनी एडवांस मनी फॉरफिटेड इन द कोर्स ऑफ निगोशिएशन फॉर ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल असेट्स। तो अगर कोई एडवांस मिलता है किसी चीज़ को बेचने के लिए तो वो भी हमारी क्या कंसिडर की जाती है, इनकम कंसिडर की जाती है। ये भी बात अंडर सेक्शन 24 में लिखा गया है। इट मीन्स इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा हमारा, ए एंड बी, मतलब फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ आर करेक्ट। इन दोनों को इनकम के अंदर क्या किया जाता है, एड ऑन किया जाता है। नेक्स्ट जो है हमारा, वो बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम इज नॉट इंक्लूडेड इनटू द इनकम। इसमें से किसको इनकम में हम नहीं लेते। तो हम प्रॉफिट एंड गेन्स को तो लेते ही हैं इनकम में, दूसरा हम डिविडेंड को भी इनकम में लेते हैं, हम प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी भी लेते हैं। हम इसमें नहीं लेते इनकम में तो वो होता है रीइंबर्समेंट ऑफ द ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। एक्चुअली होता क्या है, देखो मैंने कोई काम किया, मतलब किसी ने मुझे पैसा दिया, पहले मैंने तो घूमा और उस घूमने का पैसा मैंने किसी और से ले लिया, रिम्बर्समेंट। ये आप सैलरी में देखोगे कि जब आप इनकम फ्रॉम सैलरी पढ़ोगे तो आपका एम्प्लॉयर आपको क्या देगा, ट्रैवलिंग करने को जाने को बोलेगा, लेकिन आपको पैसे नहीं देगा, बोलेगा तुम अपने पास के पैसों से क्या कर लो, खर्च कर लो, और फिर जितना बिल आएगा ना ट्रैवलिंग का वो बिल मुझे दिखा देना, उस बिल के बदले में मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। तो यही क्या कहलाता है, रिम्बर्समेंट। मतलब पहले खर्च करो और जैसे आप खर्च करोगे उसके बाद आपको उसका क्या मिलेगा, रिम्बर्समेंट, मतलब वो पैसा आपको वापस मिलेगा। तो ये हमारी इनकम नहीं होती है, क्योंकि हमने तो पहले ही खर्च कर चुके, वही पैसा तो मुझे वापस मिला है, तो कहीं इनकम नहीं हुई। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। 33 पे देखिए, कैश गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम नॉन अ रिलेटिव। अगर आपको कैश में गिफ्ट मिलता है वो भी किससे, नॉन अ रिलेटिव, एज ए इनकम बट एग्जेम्प्ट अमाउंट इज पर एनम। जो कि अगर आपको गिफ्ट मिलता है कैश में वो भी नॉन रिलेटिव से, तो उसकी मैक्सिमम लिमिट कितनी बताई गई है हमारे पास लॉ में, 50,000 रुपये उसकी क्या है, लिमिट है, कि जो क्या होती है, एग्जेम्प्ट होती है। उसके बाद क्या हो जाता है, ये टैक्सेबल हो जाता है। अगर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ, तो व्हाट इज नॉट इंक्लूड इन टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम में किसको इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो पहला है हमारा इनकम फ्रॉम सब, जो एक्चुअली सबलिंग एक्टिविटी, स्मगलिंग जो होती है ना, सबलिंग मीन्स जो गैर कानूनी काम होते हैं वो, उससे। दूसरा है हमारा कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम का मतलब होता है कि ऐसी इनकम जो कॉन्सिडेंटली हो गए, मतलब एक्चुअली लक के बेस पे हो गई, जैसे लॉटरी लग जाना या कोई हॉर्स की रेस जीत जाना। वो जो एक हमारा स्मगलिंग है, ये स्मगलिंग में क्या होता है, इलीगल एक्टिविटीज़ होती है, वेपन्स डीलिंग हो गया, बॉम्ब वगैरह वगैरह, एंड ड्रग्स एंड एक्सेट्रा। ये थोड़ी चीज़ अलग होती है। सो उसकी इनकम के ऊपर टैक्स लगेगा या नहीं। दूसरा कैजुअल इनकम के ऊपर टैक्स लगेगा या नहीं। दूसरा बोलता है कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट मतलब एक्सेप्ट द गेन ऑन द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट्स। मतलब आपको कोई कैपिटल रिसिप्ट होती है और किसको छोड़कर बोल रहा है, गेन ऑन द ट्रांसफर ऑफ असेट्स, मतलब किसी को मैं असेट्स बेचा तो उसके ऊपर मुझे क्या होना, फ़ायदा होना, क्या इसके ऊपर टैक्स लगेगा या नहीं। सो और लिखा है दूसरा है इनकम रिसीव्ड इन काइंड। अगर आपको कोई इनकम काइंड में मिलती है, काइंड में मतलब यहाँ से सामान में मिलने से, किससे मिलने से है, सामान में। तो ये क्वेश्चन थोड़ा स्पेसिफिकली है। देखो जब स्मगलिंग की बात करते हैं तो इलीगल एक्टिविटी है, तो हमने बोले थे लीगल हो या इलीगल हो, इनकम इनकम होती है, उसके ऊपर क्या लगेगा, टैक्स। मतलब पहले वाले पे तो टैक्स लगने वाला है, तो ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। दूसरा कैजुअल इनकम, इनकम तो हुई है ना, हो कैजुअल हो या ना हो, तो इसके ऊपर भी टैक्स लगने वाला है। और इनकम इन रिसीव्ड इन काइंड्स, अगर आपको कोई भी चीज़ इनकम है वो काइंड में मिले या पैसे में मिले, वो उसके ऊपर क्या लगता है, टैक्स लगता है। तो टैक्स किस पे नहीं लगता, कैपिटल असेट्स के ऊपर, क्योंकि कैपिटल रिसिप्ट के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि एक्सेप्ट गेन ऑन द ट्रांसफर ऑफ द कैपिटल असेट्स। मतलब आपको कैपिटल रिसिप्ट हुआ, मतलब आपने कोई 10,000 की चीज़ थी,
उसको आपने 10,000 में बेच दिया, तो अब यहाँ प्रॉफिट नहीं है ना, ये तो कैपिटल रिसिप्ट है। बट अगर आप 10,000 की चीज़ को कितने में बेच दो, 12,000 में बेच दो, तो ये 2,000 का जो डिफरेंस है ना, ये 2,000 का जो डिफरेंस होगा ना, वो क्या होगा आपका, टैक्सेबल कहलाएगा, वो टैक्सेबल होगा। ये बात आपको कंसिडर करनी पड़ेगी। इसलिए इस 2,000 के ऊपर टैक्स लग सकता है, लेकिन यहाँ लिखा है एक्सेप्ट, मतलब उसको छोड़कर गेन्स नहीं होना चाहिए किसके ऊपर, कैपिटल असेट्स के ट्रांसफर पर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर का इसमें 35 में। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से समझना। बताए ए एन कंपनी रिसीव 2 lakhs, इसको 2 लाख का कंपनसेशन मिला फ्रॉम द बी कंपनी। अब कंपनसेशन क्यों मिलता है, तो अगर कोई चीज़ ऐसी होती है, फ्रॉड किया किसी ने, या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स थे उनको पूरा नहीं किया, तो उसके वजह से, जैसे यहाँ लिखा ही है कि टर्मिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द एजेंसी, मतलब इन्होंने प्री मैच्योर टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, इट मीन्स कि जो टर्मिनेशन था, तो टर्मिनेट कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करने से, टर्मिनेट करने से होता है, इन्होंने पहले ही क्या कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर दिया। मतलब आप बात को ऐसे समझिए, एक ए कंपनी थी और एक क्या थी, बी कंपनी थी। इन दोनों भी कंपनी के बीच में क्या हुआ होगा, कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा, और जो बी कंपनी होगी उसने क्या किया कि जो कॉन्ट्रैक्ट था एक एजेंसी का, कोई भी जो कॉन्ट्रैक्ट होगा इनका, वो टर्मिनेट कर दिया प्री मैच्योर डेट पर, मतलब पहले ही कर दिया। मतलब 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा, इन्होंने 1 साल में क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया, मतलब कंप्लीट नहीं किया और छोड़ दिया, उससे हट गए कॉन्ट्रैक्ट से। तो ए कंपनी को नुकसान हुआ होगा कुछ, तो ए कंपनी ने बी कंपनी पर 2 लाख का क्या कर दिया, केस कर दिया होगा कंपनसेशन के तौर पर, तो इसे 2 लाख मिला है। तो ये 2 लाख जो मिला है इस ए कंपनी को, तो ये क्या है, तो ये जो मिला है वो आपके लिए होता है कैपिटल रिसिप्ट। क्या होता है, कैपिटल रिसिप्ट, और ये क्या होता है, टैक्सेबल होता है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन था, आपको ये याद रखना चाहिए कि कैपिटल रिसिप्ट है, बहुत लमसम अमाउंट मिली है, और दूसरी चीज़ इसके ऊपर क्या देना पड़ेगा, आपको टैक्स भी देना पड़ेगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 36 में लिखा है, बता है ये पर्सन क्या है, एक ये सॉरी actually my mistake, Mr. P has taken a loan of 5 lakh from the HDFC bank for purchasing की कार। ये एक पी नाम का कोई इंसान है जिसने 5 लाख का क्या लिया है, एक लोन लिया है कार खरीदने के लिए HDFC बैंक से। ठीक है बात, हीज रेंटल इनकम इज़ 50,000 पर मंथ, और उसकी रेंटल इनकम कितनी है, 50,000 पर मंथ है, आउट ऑफ विच 5,000 इज डायरेक्टली गोज टू द बैंक एंड एज एन इंस्टॉलमेंट ऑफ द लोन। और जो उसमें से क्या होता है, जो इनकम होती है 50,000 की, जो इसकी इनकम है रेंटल इनकम, उसमें से जैसी मिलती है इसके अकाउंट में जाता है वो रेंट, उसमें से क्या होता है 5,000 वो बैंक ऑटोमेटिकली क्या कर देती है, काट देती है, डायरेक्टली कट हो जाता है। डिस्कस द टैक्स ट्रीटमेंट, तो थोड़ा सा मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में अच्छे से आए। हम मान लेते हैं मिस्टर पी है, कौन है, मिस्टर पी है। इन्होंने एक बैंक से कितने का लोन लिया है, 5 लाख रुपए का लोन लिया। बैंक का नाम भी दिया है हमारे पास, कौन सी, HDFC। ठीक है, HDFC बैंक से इन्होंने 5 लाख का लोन लिया। इनके पास एक कोई घर होगा, इस घर से कितना कमाते हैं, 50,000 पर मंथ कमाते हैं, और इसी 50,000 पर मंथ में से ही जो ये है ना, आउट ऑफ विच बोला है, इसी 50,000 में से 5,000 का क्या करते हैं, ये अपनी लोन की क्या भरते हैं, इंस्टॉलमेंट भरते हैं, ऐसी बात की गई है। तो ये हमारा केस है। तो अब इसके ऊपर टैक्स ट्रीटमेंट आपको क्या करना है, समझना है। इसका जो टैक्स ट्रीटमेंट बनेगा ना, जो 5,000 पर मंथ होगा उसे हम क्या बोलेंगे, तो 5,000 पर मंथ इज ट्रीट टू बी डाइवर्जन ऑफ इनकम। नहीं, ये डाइवर्जन नहीं है, हमने इनकम को, अपनी इनकम को डाइवर्जन नहीं किया, मतलब कन्वर्ट नहीं किए। दूसरी चीज़ लिखा है 5,000 पर मंथ इज अप्लीकेशन ऑफ द इनकम। यस, ये पॉइंट है। अभी अप्लीकेशन ऑफ इनकम, तो अप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, यूज़ से। तो मैंने इस 50,000 की इनकम को 5,000 के लोन के लिए क्या किया, यूज़ किया, इसलिए मैं इसे क्या बोला गया है, अप्लीकेशन ऑफ इनकम। और 5,000 इज नॉट बी ट्रीट एज इनकम, तो 5,000 तो इनकम है, और नन ऑफ द अबाव ये क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। दूसरी चीज़, इनकम है बट इसने बोला नॉट ट्रीट एज इनकम, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो हमारा सही आंसर जो होगा वो होगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर बी, कि ये हमारी इनकम है, और दूसरी हमने इस इनकम का क्या किया है, अप्लीकेशन किया है, मतलब यूज़ किया है। तो इसके ऊपर ऐसा हमें कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने 50,000 जब मिले होंगे रेंटल इनकम, तो हाउस प्रॉपर्टी के अंदर वो क्या हुए होंगे, ऑलरेडी टैक्सेबल हो गए होंगे। आगे हम बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 37 ये बोलता है, ईयर इन विच इनकम इज टैक्सेबल, जिस साल क्या लगता है, इनकम इज टैक्सेबल इज नोन एज, जिस साल में टैक्स लगता है
उसे क्या बुलाते हैं। और बोलता है ईयर इन विच इनकम इज अर्न इज नोन एज, मैंने आपको पहले बता जिस साल टैक्स लगेगा बेटा वो हमारा क्या कहलाएगा। आप बता सकते हो आप मुझे कि जिस साल, अभी कमेंट में ट्राई कीजिए आंसर कि आपको आता है क्या। तो जिस साल टैक्स लगता है वो हमारा असेसमेंट ईयर, और जिस साल हम इनकम कमाते हैं वो हमारा क्या होता है, प्रीवियस ईयर होता है। जब मैंने ऊपर में आया था ये वर्ड्स तो मैंने आपको उस समय बताया भी था, तो अगर आपको याद है तो सही अच्छा है। इसका सही ऑप्शन होगा ए वाई, मतलब असेसमेंट ईयर, और दूसरा होगा हमारा पी वाई। आगे लिखा है पिक द करेक्ट वन, आपको सही ढूंढना है। असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर आर द सेम कॉन्सेप्ट, दोनों कॉन्सेप्ट सेम है। सो आप ये सोचिए ना, अभी तो हमने ऊपर में बात की है जिस साल हम क्या करते हैं टैक्स देते हैं वो हमारा असेसमेंट ईयर, और जिस साल हम टैक्स इनकम कमाते हैं वो हमारा क्या होता है, क्या होता है हमारा, बोलो जल्दी से। तो हमारा होता है प्रीवियस ईयर। सो ये तो नहीं होने वाला, मतलब पहला वाला तो क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा, असेसमेंट ईयर इज द नेक्स्ट ईयर टू प्रीवियस ईयर। मैंने आपको पहले ही तो बताया था असेसमेंट ईयर क्या होता है, प्रीवियस ईयर के बाद वाला ईयर। मतलब अगर प्रीवियस ईयर मेरा 19-20 है, 2019-20 है, तो मेरा असेसमेंट ईयर क्या होगा, 21-22 होगा, एक साल बाद वाला होगा। तो यही होता है क्या हमारा असेसमेंट ईयर के, प्रीवियस ईयर के बाद हमारा क्या आता है, असेसमेंट ईयर। अब यहाँ पे एक और बात लिखिए, प्रीवियस ईयर इज द नेक्स्ट ईयर ऑफ द असेसमेंट ईयर। नहीं नहीं, जो प्रीवियस ईयर है ना वो असेसमेंट ईयर का नेक्स्ट ईयर नहीं है, बल्कि कौन सा ईयर है, प्रीवियस ईयर है। मतलब जैसे देखिए ये 19 और 20 ले लेते हैं, और ये 20 और क्या ले लेते हैं, 21 ले लेते हैं। मतलब ये जो है प्रीवियस ईयर के एक साल बाद क्या आ रहा है, असेसमेंट ईयर आ रहा है, और असेसमेंट ईयर के एक साल पहले क्या आ रहा है, प्रीवियस ईयर आ रहा है। तो यहाँ नेक्स्ट लिखा है, अगर यहाँ नेक्स्ट लिखा है ना इसलिए आंसर नहीं होगा। तो नन ऑफ दिस नहीं है, नन ऑफ ये भी नहीं है, और ये दोनों सेम कॉन्सेप्ट नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आई थिंक आपको एक क्लियरिटी मिल गई। अगर आपको इन सब कॉन्सेप्ट को और भी डिटेली पढ़ना है तो मैंने आपको पहले ही बताया कि वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक छोड़ा, तो उस डिस्क्रिप्शन में आप पूरा इनकम टैक्स के जो मेन कॉन्सेप्ट है जो यहाँ यूज़ हुए या जो आपके पेपर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो उन सब कॉन्सेप्ट को मैंने कवर किया हुआ, आप वहाँ से क्या कर सकते हो, देख सकते हो। सो हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास क्वेश्चन नंबर क्या है, 39 है। बोलता है असेसमेंट ईयर इज द पीरियड ऑफ द 12 मंथ कमेंसिंग फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ। ये बात आपको याद रखनी है कि जो हमारा असेसमेंट ईयर होता है उसका जो फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल से क्या होता है, चालू होता है। ये बात आप याद रखना, जो हमारा जब भी टैक्स कैलकुलेट होता है वो एक स्पेसिफिक डेट को कैलकुलेट होता है, कौन सी तारीख से, 1 अप्रैल से लेके। प्रीवियस ईयर कैन बी पीरियड ऑफ, जो होता है पीरियड होता है प्रीवियस ईयर। तो एक बात याद रखना, 12 महीने से ज़्यादा प्रीवियस ईयर का पीरियड नहीं हो सकता, लेकिन कुछ केस में 12 महीने से ज़्यादा का वो पीरियड होता है। मतलब कभी कभी देखिए क्या होता है, एक्चुअली 40 नंबर पर प्रीवियस ईयर कैन बी पीरियड ऑफ क्या होता है, तो लिखा है कि 12 महीने का हो सकता है या लेस देन 12 महीने का, क्या पर 12 महीने को एक्सेट नहीं कर सकता, 12 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देखो कैसे कि आज मैंने एक बिज़नेस चालू किया, 1 अप्रैल को मैंने बिज़नेस चालू किया, और वो बिज़नेस ख़त्म कब हुआ, 31 मार्च। तो सिंपल बात है, 12 महीने हो गए, खुश रहो कि 1 साल में काम ख़त्म हो गया। लेकिन अगर मैं बिज़नेस ही जनवरी में चालू करूँ और मार्च में ख़त्म करूँ तो कहाँ से 12 महीने हुए, अब तो बस कितने महीने हुए हैं, 3 महीने। पर मैंने इनकम तो 3 ही महीने कमाया, और मार्च में आपको पता है 1 अप्रैल को तो हमारा असेसमेंट ईयर आ जाएगा, जैसे हमने बोले थे कि असेसमेंट ईयर 1 अप्रैल को आ जाता है। तो मतलब 3 महीने में क्या है, बस प्रीवियस ईयर में कितने महीने आए, बस 3 ही महीने आए। सो आपको ये याद रखना है कि जो भी हमारा प्रीवियस ईयर होता है वो कम से कम कितने महीने का होता है, 12 महीने का होता है, और दूसरी चीज़ ये 12 महीने से ज़्यादा का नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा इसका, सी। तो ये बात आप याद रखना, 12th मंथ आर लेस देन 12 मंथ नॉट एक्सीडिंग, ओनली 12 मंथ का नहीं होता, हो सकता है कि ज़्यादा महीने का भी हो। दूसरी चीज़ 12 महीने से ज़्यादा का तो हो ही नहीं सकता। दूसरी चीज़ यहाँ लिखा है 12th मंथ से कम और 12th महीने से ज़्यादा, तो ये भी नहीं हो सकता, या तो 12th महीने का हो सकता है, 12th महीने से क्या हो सकता है, ये कम हो सकता है। ये बात आपको याद रखना। असेसमेंट ईयर कैन बी पीरियड ऑफ, जो असेसमेंट ईयर होता है वो कितने महीने का होता है। तो एक्चुअली मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि हमारा असेसमेंट ईयर ऑलवेज 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च होगा, मतलब कितने महीने का होगा, 12 महीने का होगा। आपको क्वेश्चन कैसे लग रहा है, क्वेश्चन बहुत ट्रिकी है, बहुत अच्छे से है, कॉन्सेप्चुअल है, और आई थिंक अगर आपने मेरी बातों को सुनी होंगी तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ही क्या रहने वाली है, इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सो ये आपके लिए था ये सब चीज़ें।
और हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कुछ ना और 9 क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। उसके बाद मैं 50 क्वेश्चन यहाँ ओवर करूँगा, और जैसे मैंने आपको 100 क्वेश्चन बोला तो पॉसिबल नहीं हो पाता इतना टाइम। सो मैं ये वीडियो आज अपलोड कर दूँगा, और जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। इसका नेक्स्ट पार्ट जो होगा वो कल अपलोड हो जाएगा। सो आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर किसकी तरफ, 42 की तरफ। सो थोड़ा आ जाइए। बोलता है मिस्टर पी सेटअप ये न्यू बिजनेस। मिस्टर पी ने क्या क्या एक न्यू बिजनेस सेटअप किया, थोड़ा ड्रॉ करना चाहिए। ये मिस्टर पी है, एक्चुअली इससे थोड़ी क्लियरिटी आ जाती है आपको। इन्होंने अपना एक न्यू बिजनेस स्टार्टअप किया, कब किया, तो इन्होंने किया 15/7/2018 को कर दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, बिजनेस चालू करना चाहिए। ही कमेंस हिज बिजनेस फ्रॉम एक्चुअली न्यू बिजनेस, और उन्होंने वो बिजनेस चालू कब किया, 1/2/2019 से क्या किया, उसको चालू किया। तो आपको फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर आपको बताना है कि इनका एक्चुअली प्रीवियस ईयर क्या होगा, ये आपको बताना है। सो इनका जो प्रीवियस ईयर होगा ना बेटा, तो हमने बोला स्टार्टअप कब लगाया गया, इस दिन को लगाया गया ना, इस दिन से लेके 31 मार्च तक बेटा। कब तक, 31 मार्च 2019 तक। ये जो डेट होंगी ना, ये हमारा क्या होगा, प्रीवियस ईयर होगा। ठीक है, तो आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी। जिस दिन बिजनेस चालू हुआ, इधर मतलब सेटअप की डेट से लेके कहाँ तक, 31 मार्च तक, ये हमारा कौन सा होगा, प्रीवियस ईयर। कौन सा होगा, प्रीवियस ईयर। मैं थोड़ा अच्छे से लिख के देता हूँ, आप ये नोट या आप अपने पास कंसिडर करना, और इसको थोड़ा अच्छे से लिखना कि जब भी हमारा प्रीवियस ईयर होगा, क्या होगा, जब भी हमारा प्रीवियस ईयर होगा, वो होगा हमारा बिजनेस की स्टार्टिंग डेट। ऐसे BSD ऐसे लिख देता हूँ मैं, टू 31 मार्च तक। कहाँ तक, 31 मार्च तक। और जब भी हमारा असेसमेंट ईयर बनेगा ना, वो हमारा ऑलवेज बनेगा 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक बनेगा। ये बात आपको थोड़ी कंसिडर करना है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम 43 पर। प्रीवियस ईयर, फर्स्ट प्रीवियस ईयर इन केस ऑफ ए बिजनेस और प्रोफेशन न्यूली सेटअप ऑन 31 मार्च वुड बी। तो बोलता है कि अगर एक नया बिजनेस सेटअप हुआ, कब तक के लिए हुआ, 31 मार्च के लिए हुआ। कब तक के लिए हुआ, ये 31 मार्च के लिए हुआ है, 31 मार्च 2019 के लिए हुआ है। तो वो कब चालू हुआ होगा। अगर ऐसा कभी कभी होता है कि उसका स्टार्टिंग भी सेम होता है और उसका एंडिंग भी सेम होता है। ठीक है, तो उसके लिए वो फर्स्ट प्रीवियस ईयर उसी को माना जाता है। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। फर्स्ट प्रीवियस ईयर इन केस ऑफ द बिजनेस और प्रोफेशन न्यूली सेटअप ऑन 31 मार्च 2019। देखिए, एक बिजनेस आपने जैसे थोड़ी देर पहले बोले थे कि बिजनेस चालू कब होगा और बिजनेस खत्म कब होगा। हमने बोले थे 31 मार्च को तो साल खत्म हो जाएगा, प्रीवियस ईयर की बात कर रहे थे ना अपन, या प्रीवियस ईयर की बात कर रहे हैं। और बिजनेस स्टार्ट की डेट हमने क्या बोले थे, 31 मार्च को तो खत्म होगा, और जिस दिन वो क्या होगा, बिजनेस स्टार्ट डेट। तो हमारे बिजनेस की स्टार्ट डेट कौन सी है, तो हमारे बिजनेस की स्टार्टिंग डेट है 31 मार्च 2019, और बिजनेस खत्म मतलब 31 मार्च कब आ रहा है उसी साल में, तो 31 मार्च 2019 को आ रहा है। तो हमारा आंसर होगा स्टार्ट फ्रॉम 31 मार्च 2019 एंड एंड विल बी 31 मार्च 2019। मतलब सेम डेट पे ये चालू भी होंगे और सेम डेट पे इसकी अकाउंटिंग भी क्या हो जाएंगी, क्लोज हो जाएंगी। अच्छा है ना क्वेश्चन, तो मज़ेदार क्वेश्चन था। इनकम टैक्स पढ़ना थोड़ा अच्छा ही लगता है। सो अगर आपको इंटरेस्ट रखता है तो आपके लिए सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट बनने वाला है। आगे चलते हैं, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 44 आ रहा है। ऑल असेसी आर रिक्वायर्ड टू फॉलो। जो सभी असेसी होते हैं उनको कौन सी बातों को क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। सो हमारे पास कुछ है, तो यूनिफॉर्म प्रीवियस ईयर विच मस्ट बी कैलेंडर ईयर ओनली। जो प्रीवियस ईयर होता है वो कैलेंडर ईयर होना ज़रूरी नहीं है। जैसे कैलेंडर ईयर हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, जनवरी से लेके क्या बोलते हैं, दिसंबर बुलाते हैं। पर हम अपना प्रीवियस ईयर तो कुछ भी हो सकता है ना। प्रीवियस ईयर मैंने पहले ही बोला, बिजनेस जब चालू करेंगे, हमारा बिजनेस स्टार्टिंग की डेट और लास्ट में क्या आएगा, 31 मार्च आएगा। तो ये कैलेंडर ईयर होना ज़रूरी नहीं है, नॉट, इसको फॉलो करना ज़रूरी है। यूनिफॉर्म प्रीवियस ईयर विच मस्ट बी फाइनेंशियल और बी फाइनेंशियल ईयर ओनली। तो मैंने आपको, अगर आपने मेरी बात को सुने थे, मैंने इसके पहले आपको एक बात बताया था कि हमारा जो प्रीवियस ईयर होता है ना, वही हमारा क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर होता है। ये बोला था मैंने आपको, तो सेम। तो ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि जो हमारा प्रीवियस ईयर होगा ना बेटा, जो हमारा क्या होगा, प्रीवियस ईयर होगा ना, वही हमारा क्या होगा, फाइनेंशियल ईयर भी होगा। ये बात सबको कंपलसरी अडॉप्ट करनी पड़ेंगे। आप अपना प्रीवियस ईयर और फाइनेंशियल ईयर अलग, दोनों को अलग अलग नहीं बना सकते। ये बात आप थोड़ा समझना।
नेक्स्ट आगे चलते हैं तो हमारे पास है 45 नंबर पे, बोलता है ये पर्सन फॉलो द कैलेंडर ईयर फॉर अकाउंटिंग पर्पस। एक जो पर्सन है वो क्या है, फॉलो करता है अपनी अकाउंटिंग के लिए कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर मतलब 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक वो क्या करता है, अपनी अकाउंटिंग करता है। ठीक है, उसके बाद उसने बोला है ही हैज़ टू फॉलो, और बोलता है ही हैज़ टू फॉलो। अब उसे क्या करना, कैलेंडर ईयर ओनली 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, फाइनेंशियल ओनली फाइनेंशियल ईयर ओनली 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। एनी कैलेंडर ईयर आर प्रीवियस ईयर एज पर द चॉइस, इट विल बी फॉलो एक्सटेंट ऑफ द 1 जनवरी टू 31 मार्च फॉर द पीरियड ऑफ 15 ईयर्स। देखो, एक कैलेंडर ईयर नॉर्मली हम 31 दिसंबर से 31 जनवरी बुलाते हैं, पर यहाँ एक वर्ड क्या है, ओनली, ये आंसर होता है इसका। बट जब वो ओनली आ गया ना तो ये आंसर नहीं बनेगा, क्योंकि कुछ लोग होते हैं बोलते हैं कि हम 1 जून से लेके 31 मई तक अपना फाइनल अकाउंट बनाएंगे, तो ये अकाउंटिंग ईयर वो 12 महीने का होता है। सो नॉर्मली इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा कि हमारा फाइनेंशियल ईयर जो भी बनेगा ना, जो भी हमारा फाइनेंशियल बनेगा, वो आपको क्या लेना पड़ेगा, 31 अप्रैल से लेके 31 मार्च लेना पड़ेगा। इस बात को उसे फॉलो करना पड़ेगा। तो ये बात आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आगे बोलता है कि जो मिस्टर पी मेंटेन हिज अकाउंट्स ऑफ द बेसिक ऑफ कैलेंडर ईयर फॉर प्रीवियस ईयर 18-19 एंड असेसमेंट ईयर शैल बी। आपको पता है 18-19 क्या है, उसका प्रीवियस ईयर है, तो आप ही बताओ उसका असेसमेंट ईयर क्या होगा। 1 साल आगे की बात होती है ना, तो क्या होगा, 19-20 होगा। क्या होगा हमारा, 19-20। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं तो हमारे पास कुछ है 47 नंबर पे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज असेंबल इन द प्रीवियस ईयर इटसेल्फ। कुछ केस में क्या होता है कि उसी साल की इनकम को उसी साल में क्या लगाया जाता है, टैक्स लगाया जाता है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। देखिए, हमने बोले थे प्रीवियस ईयर में इनकम कमाएंगे, हम इनकम को क्या करेंगे, कमाएंगे और दूसरी चीज़ असेसमेंट ईयर में हम क्या करेंगे, उसके ऊपर टैक्स लगाएंगे। असेसमेंट ईयर में क्या लगाएंगे, टैक्स दिया जाएगा। पर कुछ केस में ऐसा होता है कि प्रीवियस ईयर में ही क्या किया जाता है, इनकम कमाई जाती है और प्रीवियस ईयर में ही क्या दिया जाता है, टैक्स दिया जाता है। तो ऐसे कुछ केस है जो मैंने आपको ऑलरेडी मेरी प्लेलिस्ट में, जो इनकम टैक्स की प्लेलिस्ट है इसी चैनल पर, उसमें आपको बता दिया, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हो। तो उसमें से एक केस है जो मैं आपको बस यहाँ से बता दूंगा सिंपल, कि ये पर्सन है जो इंडिया को छोड़ के जा रहा है। तो सिंपल बात है, जो अगर कोई पर्सन इंडिया को छोड़ के जा रहा है परमानेंटली, तो उससे क्या करना पड़ेगा, आपको उसी समय क्या लेना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। क्योंकि अगर उसने इंडिया छोड़ दिया तो आपको टैक्स देने वापस आने वाला थोड़ी ना है वो। सो इस केस में जिस साल वो कमाता है उसी साल उसको क्या देना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर बात करें, मैं मान के चलो मैं इंडिया छोड़ के जा रहा हूँ इस साल, तो मुझे मेरा जो टैक्स बनेगा ना, जितना भी मुझे अभी के अभी देना पड़ेगा, इसी प्रीवियस ईयर में देना पड़ेगा। रीज़न क्या है, तो सिंपल है, मैं वापस यहाँ आऊँगा नहीं टैक्स पे करने के लिए। आगे देखिए, हम बढ़ते हैं 48 नंबर पर। यहाँ लिखा है इफ़ द मास्टर ऑफ द शिप बिलोंग टू नॉन रेसिडेंट। एनआर का मतलब होता है नॉन रेसिडेंट, मतलब एक मास्टर है, मास्टर मतलब जो शिप चलाता है ना, उससे है। मास्टर ऑफ द शिप बिलोंगिंग टू नॉन रेसिडेंट कुड नॉट बी फाइल रिटर्न ऑफ इनकम टैक्स बिफोर द डिपार्चर ऑफ द शिप फ्रॉम इंडियन। मतलब कोई एक शिप का मास्टर है जिसने, मतलब नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, और उसने अपना इनकम टैक्स नहीं किया, क्या नहीं किया, फाइल नहीं किया। ठीक है, नॉट फाइल इनकम टैक्स, उसने अपना इनकम टैक्स नहीं दिया है जब उसकी शिप कहाँ से निकली, इंडिया से निकली है। इट कैन बी फाइल्ड आफ्टर द शिप हैज़ लेफ्ट इंडिया बट विद इन। तो अगर वो ऐसा करता है, मतलब उसको इंडिया में टैक्स देना था उस इनार को, बट लेकिन वो इंडिया छोड़ के जा रहा है शिप के काम से, तो उसे जो अपना टैक्स होगा ना, उसे 30 डेज़ के अंदर क्या करना पड़ेगा, फाइल करना पड़ेगा। ये रूल है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि 30 डेज़ के अंदर ये करना पड़ता है। आगे लिखा है इन केस ऑफ द शिपिंग बिजनेस ऑफ एनआर। मतलब अगर शिपिंग का बिजनेस है तो एनआर जो है उसके इनकम जो होती है उसे क्या कंसिडर किया जाता है। तो इसकी इनकम को आपको याद रखना पड़ेगा। जो इसकी इनकम होती है उसे बुलाते हम होती है 7.5% ऑफ द फेयर एंड फ्रैट एंड कलेक्टेड बाय शिप। जो भी फेयर मिलता है या फ्रैट मिलता है शिप का, उसका 7.5% उस शिप के एनआर की क्या होती है, इनकम होती है। एंड देन लास्ट जो हमारे पास है आज के लिए, इस वीडियो के लिए, इनकम ऑफ एनआर मतलब नॉन रेसिडेंट फ्रॉम शिपिंग बिजनेस इन इंडिया इज टैक्सेड। तो उसके ऊपर कितना टैक्स लगता है, तो अगर कोई शिप चलाता है तो और वो
नॉन रेसिडेंट है और इंडिया में कमाता है तो उसको जो टैक्स लगता है वो लगता है 40% प्लस सरचार्ज एससी मतलब, और एक लगता है हायर एजुकेशन एसएस। ये टोटल मिला के ये 3-4% तक चला जाता है, मतलब 44% के करीब करीब इसको क्या लगता है, टैक्स लगता है। क्या होता है सरचार्ज और क्या होता है हमारा हायर एजुकेशन एसएस, हम ये आगे बढ़ने वाले हैं, तो आगे हम बढ़ेंगे, हम बात करेंगे। तो आई थिंक ये 50 क्वेश्चन आपके दिमाग में घुस गए होंगे, और जब भी ये आपके पेपर में आए तो उम्मीद करता हूँ कि आप इन क्वेश्चन के आंसर देने में कैपेबल रहोगे। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आपको मैंने अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स तो दे ही दिया हो, आप मुझसे सोशल मीडिया के थ्रू या फिर कमेंट के थ्रू आप आंसर दे सकते हो। इन चॉइस इज यूवर्स। बस पढ़ते रहिएगा, और जो मैंने आपको बताया हो इन सब चीज़ों को क्या किया, कंप्लीट कीजिए। 50 आज हो गए, 50 हम नेक्स्ट वीडियो में दे देंगे आपको। बस इतना ही रखते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा क्योंकि अभी पेपर का टाइम है। सो बहुत सारी स्टूडेंट की क्या हो जाएंगी, हेल्प हो जाएंगे, क्योंकि आप लोगों को अगर ये फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल रहा है तो सिंपल बात है कि आप भी किसी और को दीजिए ताकि उसका भी भला हो सके। क्योंकि मैं वीडियो अपना टाइम निकाल के आपके लिए फ्री में बना रहा हूँ, तो सिंपल रीज़न है कि मैं आपका क्या चाहता हूँ, अच्छा चाहता हूँ। तो सिर्फ आप दूसरे इंसान का भी अच्छा चाहिए, मुझे भी अच्छा लगेगा। सो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।